तो आज हम चालू करते हैं नया चैप्टर डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमने पिछले 2 लेक्चर में इन्वर्स ट्रिमेट्री फंक्शन हमने कंप्लीट कर दिए। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद रहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वीडियो भी देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, हम आगे अब चैप्टर पढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट। तो ऐसे हमने इन्वर्स ट्रिमेट्री फंक्शन बताए थे। तो इन्वर्स ट्रिमेट्री फंक्शन में कम से कम 10 मार्क्स के आपको 12th में आएंगे, जिसमें 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और 2 या 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट में भी वही है, एक आपको प्रूव करने वाला रहेंगे और बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे। तो ये चैप्टर हमको आसान होने वाले हैं। चलिए डिटर्मिनेंट में हम लोग देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या है कि डिटर्मिनेंट में हम लोग सिर्फ शॉर्ट में थोड़ा जल्दी में चलेंगे। तो डिटर्मिनेंट में कह सकते हैं कि जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो ऐसे हम पढ़ सकते हैं डिटर्मिनेंट हैविंग रो और कॉलम्स आर इक्वल, है ना। और डिटर्मिनेंट को जब भी हम 2 ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो इसमें रो और कॉलम, रो किसको बोलते हैं, जो ये होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग रो, है ना। तो अगर फर्स्ट है तो इसको बोलेंगे फर्स्ट रो और इसको बोलेंगे सेकेंड रो। ठीक है, और अगर वर्टिकल लाइन रहते हैं उसको बोलते हैं कॉलम, जैसे इसको बोलेंगे C1, इसको बोलते हैं C2। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं। आगे हम लोग लिख दिए। तो सिमिलरली अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करें, यानी कि 3 डिग्री की बात करें थर्ड ऑर्डर की, तो इसमें 3 रो रहेंगे, 3 कॉलम्स, जितना यानी कि रो की संख्या 3, R1 R2 R3, और कॉलम की संख्या भी 3, यानी कि C1 C2 C3। क्योंकि डिटर्मिनेंट बात करते हैं कि रो और कॉलम की संख्या बराबर ही रहेंगे, जितने रो रहेंगे उतना ही कॉलम रहेंगे। अब जनरली हम कह सकते हैं कि अगर n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहे, है ना, n ऑर्डर का, तो n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो n रो n कॉलम्स, सिंपल सी बात है। यानी कि रो की संख्या ऐसे लिखेंगे R1 R2 R3 एंड सो Rn। उसी तरह हम वर्टिकल लाइन की बात करें तो ये हो जाएगा C1 C2 C3, है ना, एंड सो Cn। तो जो हमारे एलिमेंट्स जो बनाते हैं, तो उसको हम सारे एलिमेंट्स के नंबर को हम लोग बोलते हैं, यानी कि सारे एलिमेंट्स का नंबर जितने भी होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स, या, है ना, एलिमेंट्स बोलेंगे या मेंबर बोलेंगे, तो हम एलिमेंट्स ही बोलते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं रो, पहले ही बता दिए थे। और वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं और उसका नोटेशन होता है C1 C2 C3 सो एंड सो। अब AIJ हमने बताया था कि AIJ हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उसका जो आई होते हैं, यानी कि इसमें भी एक प्रोसेस होते हैं कि जो पहला लेटर होते हैं या नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं रो, और जो बाद वाले होते हैं उसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो AIJ का मतलब होता है आई रो और जेथ कॉलम्स के बारे में कहेंगे। ठीक है, जैसे हम डिटर्मिनेंट के बारे में यहाँ लिखा हुआ है एक क्वेश्चन जनरली, तो हम कह सकते हैं कि जैसे 2 1 है, 2 1 एलिमेंट्स हमको पूछ रहा है कि 2 1 एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है सेकेंड ऑर्डर का, और इसमें पूछ रहा है कि 2 1 का वैल्यू क्या होगा। तो 2 1 कहने का मतलब होता है कि ये रो बताएगा और ये कॉलम बताएंगे, हमको ये कॉलम बताएंगे। ठीक है, तो रो और कॉलम में क्या अंतर होता है। तो रो इसमें देखेंगे कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है। थोड़ा सा हम इसमें कम कर देते हैं क्योंकि मोटा चल रहा है। ठीक है, कॉलम, तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा है। तो सेकेंड रो कहने का मतलब है कि हम कहते हैं कि ये R1 होता है, ये R2 होता है, इधर से कहेंगे तो C1 ये C2। तो अब कह रहा है कि सेकेंड रो ये है हमारा एलिमेंट्स, देखो सेकेंड रो ये है, और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हमारा 2 होंगे। ऐसे जैसे कहेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो इधर और सेकेंड कॉलम, तो हमारा एलिमेंट कितने होंगे 1/8। जैसे लिखा हुआ है 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो इधर से चलेंगे ऐसे और सेकेंड कॉलम इधर चलेंगे, तो हमारा वैल्यू आएंगे 7। तो उसी तरह हम 1 1 के बात करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बाद, तो -4 हमारा वैल्यू होंगे। ठीक है, हम इसी तरह जनरली अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करें, फॉर द थर्ड ऑर्डर की बात किया जाए, तो अगर
दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, इसमें भी तो एलिमेंट्स की बात करेगा। जैसे हमको वैल्यू पूछ रहा है कि 3 1 2 1 2 3 और 3 2। तो 3 1 कहने का मतलब होता है A31 का मतलब कि A31 इसका मतलब है कि थर्ड रो। तो यहाँ हम जानते हैं कि ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इधर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, अब है यहाँ कि 3, यानी कि रो चलेंगे 3 और कॉलम चलेंगे फर्स्ट। तो अगर इधर से रो आए 3 और कॉलम फर्स्ट, तो यानी कि हमारा वैल्यू हो गया -4। अगर हम बात करें 2 1 का, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का बात करें, तो सेकेंड रो हम इधर से चलते हैं सेम, है ना। और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम जब देखो फर्स्ट कॉलम के सामने हमारा वैल्यू आएंगे 6, ऐसे लिखेंगे। जैसे यहाँ लिख दिया 2 3 कहने का मतलब है कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो इधर से हम सेकेंड रो के सामने चलेंगे और इधर से थर्ड कॉलम, तो हमारा वैल्यू आएंगे 9, है ना। उसी तरह हम 3 2 का ही वैल्यू बोल सकते हैं, यानी कि 3 2 कहने का मतलब है कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो थर्ड रो ये हो गया, सेकेंड कॉलम हमारा वैल्यू कितना होंगे 8। तो जनरली हम इसको समझ सकते हैं रो और कॉलम कैसे होंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि जितने रो की संख्या रहेगा और जितने कॉलम की संख्या रहेगा तो ऑर्डर हम उतना ही कहेंगे। यानी कि 3 रो 3 कॉलम्स है तो ऑर्डर भी 3 होंगे, 2 रो 2 कॉलम्स है तो ऑर्डर भी 2 होंगे, है ना। इस तरह कह सकते हैं कि अगर n रो n कॉलम्स है तो ऑर्डर भी n होंगे। आगे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करें जाए तो जितना हमारे ऑर्डर होते हैं, जो ऑर्डर रहेंगे, यानी कि जो ऑर्डर हमारे होंगे, तो ऑर्डर अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑफ संख्या निकल जाएगा, इसलिए बोलते हैं n ऑर्डर है तो n स्क्वायर हो जाएंगे। nth रो है, nth कॉलम है तो ऑर्डर भी n होंगे, तो एलिमेंट्स n स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेन डायगोनल एलिमेंट, आगे है मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल, जिसमें सेम रहते हैं। जैसे रो और कॉलम, ith रो और jth कॉलम की संख्या सेम रहे, जैसे 1 1 2 2 3 3, तो इसको बोलते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट, है ना। जैसे किसी भी डिटर्मिनेंट जो हम लिखते हैं, कोई भी डिटर्मिनेंट अगर लिखा जाए तो लिखते हैं ना A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसमें देखिए कि डायगोनल जो है ये इसको बोलते हैं मेन डायगोनल, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 सेम है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग मेन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मेन डायगोनल एलिमेंट्स, समझ गए। चलिए आगे हम बात करते हैं एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर अगर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमको, तो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, ब्रेक कैसे करते हैं, इसका वैल्यू कैसे आएगा। तो अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि A11 A22, फिर माइनस लिखेंगे और हम अपोजिट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, A21 और A12 यहाँ होना चाहिए, ठीक है, A21 A12, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस करके हम इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि अगर वैल्यू दिया हुआ है 3 4 5 7, तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 × 7 माइनस 5 × 4 इज इक्वल टू 21 माइनस 20 इज इक्वल टू 1। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कह सकते हैं कि 5 × 4 माइनस 3 × -2, तो हमारा वैल्यू जो आएंगे 20 माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 26, ठीक है। तो हम इस तरह सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन देखते हैं आगे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, अब है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे रहते हैं बोर्ड का, वो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं कि आपको x का वैल्यू पूछेगा, छोटा डिटर्मिनेंट देगा और उसका वैल्यू पूछेंगे, तो हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है कि 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6 और x, तो हम सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को ब्रेक करना अभी सीखे हैं। क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, 2 × 1
2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 4, तो हमारा जो वैल्यू आएंगे 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24, तो यहाँ से करेंगे माइनस 18 इज इक्वल टू हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 24, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस करेंगे यहाँ पर तो हमारे वैल्यू आएंगे माइनस 18 प्लस 24, है ना। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे जब इसको माइनस करेंगे यानी कि माइनस 18 प्लस 24 दोनों मिलके हमारे कितने हो जाएंगे 6, ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू हो जाएंगे प्लस माइनस √3। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जिससे ध्यान दीजिए आप, तो इसको आप लोग बना सकते हैं इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, फिर क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन फिर एक देख सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर का दिया हुआ x का वैल्यू निकालना है, तो फिर उसी तरह हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू हमारे आएंगे x इंटू एक्स माइनस 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 माइनस 18 इंटू 2, तो हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो हम इसको, ऐसा क्वेश्चन है तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब है कि थर्ड ऑर्डर, जब थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहते हैं तो इसको सबसे पहले है कि हम इसका साइन जानते हैं। सबसे पहले क्या जानते हैं हम लोग? साइन। तो साइन में क्या होता है कि हम यहाँ पर जो साइन लिखते हैं इसका, तो ध्यान देना है कि थर्ड ऑर्डर में हम साइन का यूज करते हैं, सेकेंड ऑर्डर में हम लोग को साइन का यूज करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। अब थर्ड ऑर्डर में बात करें तो इसका साइन, एक प्रॉपर साइन होता है इसका प्लस, पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि अल्टरनेट साइन चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब है कि सर इस साइन कहाँ से लेते हैं? हम लोग साइन प्लस माइनस अल्टरनेट लेते हैं, लेकिन इसका क्या कंडीशन है कि हम लोग साइन प्लस माइनस लेते हैं? तो इसमें कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि ए आई जे हमारे एलिमेंट्स होते हैं, तो एलिमेंट्स का अगर ऐड, यानी कि आई और जे का ऐड अगर इवन आए तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। अगर आई प्लस जे इज इक्वल टू ऑड आए तो हम लोग नेगेटिव साइन लेते हैं। तो हम इसमें सेकेंड ऑर्डर में भी देख सकते हैं कि जैसे A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, तो अगर इसका साइन पूछे कि क्या साइन हो सकता है इसका साइन अल्टरनेट चल सकता है? तो इसका साइन अल्टरनेट नहीं चलता है। इसका साइन हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो फिर ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम सेकेंड ऑर्डर में साइन को यूज नहीं करते, हम इसको डायरेक्ट हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन थर्ड ऑर्डर जब भी हम बनाते हैं थर्ड ऑर्डर का, तो थर्ड ऑर्डर में हम लोग को साइन का यूज करना होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अब इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसे ब्रेक कैसे करेंगे? तो ब्रेक करने का तरीका है, जैसे कोई भी एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे ये पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो जब भी हम किसी भी डिटर्मिनेंट को ब्रेक करते हैं तो किसी रो या किसी कॉलम, एनी रो या एनी कॉलम कैन बी एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट, यानी कि किसी रो या किसी कॉलम से हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने ले लिया है कि फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ले लिए हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका एलिमेंट्स क्या है, पहला एलिमेंट्स है हमारा A11, तो A11 हमारा एलिमेंट्स है। तो A11 है तो इसको एक्सपेंड करने के लिए इसका एकदम फ्रंट सामने और ये इसके सामने, देखिए ये हटा देने के बाद जो हमारे वैल्यू बचते हैं वही लिखते हैं। A22 यहाँ पर लिखेंगे, A23 यहाँ पर लिखेंगे, A32 यहाँ पर लिखेंगे, फिर A33 लिखेंगे। तो एक हमारा यहाँ आ गया। जब दूसरा एलिमेंट लेते हैं हम, जब दूसरा एलिमेंट लेंगे हम, तो दूसरा एलिमेंट में हम जानते हैं कि इसका साइन हमारा जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो जब इसमें लेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू लेंगे और ये एलिमेंट ले लेंगे हम A12। अब इसके देखिए आमने और सामने वाले वैल्यू को हटा दीजिए, ठीक है। तो हमारे वैल्यू बचेंगे क्या, A21, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ A21, A23 तो A23,
A31 तो A31, A33 A33, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, तो आगे का हमारा जो साइन होता है, आगे इसका साइन जो होता है ये प्लस माइनस और ये फिर प्लस। तो जब फिर प्लस हो जाएंगे तो हम फिर प्लस लेंगे A13 तो A13, ठीक है। अब इसके देखिए जो वैल्यू हम जो एलिमेंट्स लेते हैं, इसे हमेशा ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट्स हम लिखेंगे उसके आमने और सामने वाले वैल्यू को हटा देना है। आमने कहने का मतलब है कि इसके आमने ये वैल्यू है और ये सामने वैल्यू है, ये हट जाएंगे, जो बचेंगे वही लिखेंगे। तो हमारे बच रहे हैं क्या, A21, A22, A31, A33, ठीक है। तो इस तरह के हम वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं। अब क्या है कि अब हम थर्ड ऑर्डर से सेकेंड ऑर्डर में ब्रेक कर लिए हैं। अब सेकेंड ऑर्डर का ब्रेक करना हम पहले जान गए हैं, तो सेकेंड ऑर्डर, जब थर्ड ऑर्डर को सेकेंड ऑर्डर में ब्रेक करेंगे फिर सेकेंड ऑर्डर को हम फिर ब्रेक कर लेंगे। तो अब इसके बाद क्या है कि अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, तो ये A22 A33, फिर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो A32 A23, फिर इससे आगे आ जाए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो A21 A33, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A31 A23, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 A32, फिर इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A31 A22। ये एक्सपेंड करने का तरीका होता है। अब देखिए, अब एक्सपेंड कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन हम बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे हमको क्वेश्चन एक सामने में स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, 3 - 4 5 1 1 -2 2 3 1। अब जब हम किसी भी एक्सपेंड करेंगे, जैसे हम एक्सपेंड करते हैं यहाँ फर्स्ट रोज, तो प्लस माइनस प्लस साइन ले लेना है। हमारा वैल्यू कितना है पहले, +3। अब इसके देखिए आमने सामने वाले को हटा दीजिए, इसके ये और ये हटा दीजिए, तो बचेंगे 1 - 2 3 1, ठीक है, लिख लिए। फिर हो जाएंगे माइनस, फिर एक माइनस माइनस मिलके +4। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि सर माइनस साइन हमारे होते हैं माइनस और वैल्यू है -4। फिर इसके हम जो वैल्यू हटाना हो, अब जिस वैल्यू को ले लिए, अब हम वैल्यू क्या ले लिए, -4, तो -4 के जो आमने सामने वाला है ये और ये, इसको हटा देंगे हम वैल्यू। अब हमारे वैल्यू क्या बचेंगे, 1 2 -2 1। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर अब जब आगे का वैल्यू लेंगे, आगे हमारा वैल्यू आएगा +5। जब +5 एलिमेंट लेंगे हम, तो देखिए ये सामने वाले और ये आमने वाले हटा देंगे, तो बचेंगे हमारे कौन वैल्यू, 1 1 2 3। अब देखिए, अब यही एक्सपेंड करना होता है। आप इसको एक्सपेंड करना सीख गए हैं तो हमको अब कोई बहुत आसान होता है। कैसे, अब तो आसान हो गए, थर्ड ऑर्डर को हम सेकेंड ऑर्डर में बदल लिए, सेकेंड ऑर्डर को एक्सपेंड कर लेते हैं 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 × 1 1 -6 माइनस माइनस +4 1 -4 +5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3 इज 3 और -2 × 1 2 इज इक्वल टू हमारे जो वैल्यू आएंगे टोटल, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको कह सकते हैं कि हमारा वैल्यू जो होंगे वो आएंगे कितना, 3 × 1 + 6 + 4 1 + 5 + 5 × 1 × 1, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 3 जा, क्योंकि ये दोनों मिलके 7 होंगे, 7 3 जा 21 प्लस ये दोनों मिलके 6, तो 6 4 जा 24 + 5, तो हमारे वैल्यू आएंगे 550, यानी कि और 15 वैल्यू देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिर जैसे एक और क्वेश्चन हम लिए हुए हैं यहाँ पर, जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसको आप एक्सपेंड करके आप एक बार देखिएगा। ऐसे हम फिर से ट्राई करके दें कि फिर से अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से चाहेंगे तो ब्रेक कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम दूसरे रो या तो किसी दूसरे कॉलम से ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डिटरमिनेंट पर, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से ब्रेक कर सकते हैं, है ना। आगे हम बताएंगे इसका प्रॉपर्टी, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट कॉलम यानी कि इस कॉलम से ब्रेक करें C1 से,
तो हम C1 का ही साइन लेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। हम वैल्यू लिखेंगे +2। अब देखो ये आमने सामने वाला हटा दो ऐसे, तो बचेंगे कितना 2 - 1 - 5 0, ठीक है। फिर हम अब दूसरा वैल्यू लेते हैं 0। अब हम 0 जब भी आए तो 0 से हमको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 0 के साथ कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है। इसलिए 0 जब भी आए तो उस वैल्यू को, उस एलिमेंट को हम नहीं लेंगे। बाकी तो 0 को हम हटा देते हैं, ये हमारे लिए हट गए। बचेंगे कितना +3। तो हम 3 से लेंगे अब वैल्यू एलिमेंट्स, ये और ये कैंसिल, हमारे वैल्यू आ जाएंगे -1 -2 2 -1। फिर अब थर्ड ऑर्डर है, अब सेकेंड ऑर्डर में चेंज हो गए। सेकेंड ऑर्डर को फिर हम ब्रेक कर लेंगे, तो 2, अब 2 × 0 0 -5 × -1 5 +3, अब -1 × -1 +1 -4, तो हो जाएंगे -10 +3 × 5, तो हमारे वैल्यू आ जाएंगे -10 + 15 = 5। तो हम एक्सपेंड करना सीखे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि आप डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब आपको एक्सपेंड करने आ गए होंगे सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर। हम अब प्रॉपर्टी का बात करते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर से टूट जाते हैं। बाकी जो प्रूव करने वाले होते हैं उसके लिए हमको प्रॉपर्टी चाहिए, और उस प्रॉपर्टी को हमको ध्यान में रखना है कि किस प्रॉपर्टी को याद नहीं करने, ध्यान में रखने हैं सिर्फ कि इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसे हमने बताया थे अभी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है आपका प्रॉपर्टी में कि आप डिटर्मिनेंट को उसी रो या उसी कॉलम से ब्रेक कीजिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो, यानी कि 0 की संख्या जिस रो या जिस कॉलम में हो उससे हम ब्रेक कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है इफ़ 0 ऑकर्स इन एनी रो और एनी कॉलम्स we get expand the determinant along that row or columns which contain maximum 0। वही चीज़ लिखा हुआ है जो हमने बताया आपको। तो इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं कि इस रो में, यानी कि थर्ड रो में 0 की संख्या ज़्यादा है, तो हम थर्ड रो से ब्रेक करेंगे। तो थर्ड रो से जब ब्रेक करेंगे तो थर्ड रो का साइन लेंगे। थर्ड रो का साइन क्या होगा प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस प्लस। हम 0 से नहीं लेंगे क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है। तो हमारे पास ये भी हट गए, ये भी हट गए, बचे कितना +4 सिर्फ। तो +4 लेंगे और इसके आमने और सामने वाला हट गया, बचेगा 1 2 3 और 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 -6 = 4 × -2 = -8। तो कितने आसान होते हैं प्रॉपर्टी। तो इसको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 0 जहाँ रहे उसी से हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि हमको सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं। आगे क्या है कि डिटर्मिनेंट को अगर रो और कॉलम को अगर हम चेंज करते हैं तो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा वैल्यू वही आएंगे जो पहले थे। ये लिखा हुआ है क्या, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज इफ रो चेंज इनटू द करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। यानी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ब्रेक करके बता देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर इसको हमको ब्रेक करना हो तो हम इससे ब्रेक करते हैं फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट कॉलम का साइन प्लस माइनस प्लस ले लेते हैं। ये कितना हो जाएंगे 2, है ना। आमने सामने वाला हटा दीजिए, बच जाएंगे 3 2 0 5। फिर लिखेंगे 0, तो 0 से हमको ब्रेक नहीं करने, बचेंगे कितना +1 बच गए, है ना। तो +1 से ब्रेक करते हैं हम। +1 से जब ब्रेक करेंगे तो ये और ये कैंसिल, बचेंगे 4 1 3 2, है ना। तो अब इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे तो वैल्यू हमारे आएंगे 2, ये हो जाएगा 15 - 0। अब +1 ये हो जाएंगे 8 - 3 = 2 × 15, है ना। 2 × 15 + 1 × 5 बराबर हो जाएगा 13 + 5 = 35, ठीक है। तो ऐसा है कि इसका आंसर 35 आया। तो हम ऐसा भी हो सकता है कि सर इसको हम इस क्वेश्चन को अगर हम किसी दूसरे अगर रो और कॉलम को चेंज कर दें तो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे। आप इसको चेंज कर दो, रो और कॉलम को
एक्सचेंज कर दो तो यहाँ हमारे पास 2 4 1 अगर रो है तो कॉलम में चेंज हो जाएंगे 0 3 2 1 0 5 ऐसे है। ठीक है, हम चेंज कर दिए, रो को कॉलम में चेंज कर दिए। ठीक है, अब हम ब्रेक करेंगे कि ऊपर से ही ब्रेक कर देते हैं। सर आप ऊपर से ही ब्रेक कर लो, प्लस माइनस प्लस। तो हम यहाँ 2 से ब्रेक करेंगे तो हमने अभी बताए थे कि जब आमने और सामने वाले हटा देंगे तो हमारे बचेंगे 3 0 2 5। अगर 0 से लेना है नहीं, +1 से लेंगे हम। जब +1 से लेंगे हम तो +1 से ब्रेक करेंगे। जब +1 से ब्रेक करेंगे तो हमारा वैल्यू आएंगे कितना, 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2 4 3 1 2 आएंगे तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, 2 हो जाएगा 15 - 0 -1 8 - 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 इसको हो जाएगा 30 13 + 5 बराबर हो जाएगा 35। तो बताइए कि हम दोनों वैल्यू, इसमें भी आए 35, ये भी आए 35, कोई फर्क पड़े नहीं ना। तो हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ब्रेक कर सकते हैं और साथ में रो को अगर कॉलम में भी चेंज करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डिटर्मिनेंट पे। ये हमारे एक प्रॉपर्टी हो गए। चलिए आगे प्रॉपर्टी चलते हैं। 3rd नंबर पर क्या कह रहा है कि इफ़ एनी 2 रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। कहने का मतलब कोई 2 रो या 2 कॉलम्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएंगे। जैसे हम क्वेश्चन में देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि इसमें देखिए, तो उसको हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सॉल्व भी करेंगे तो 0 ही आएगा। इसलिए हम इसको शॉर्ट चलते हैं और जल्दी बना लेंगे क्वेश्चन को। तो देखा जाए कि इसमें यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड इसका वैल्यू सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट रो इज इक्वल टू थर्ड रो, 2 रो इक्वल, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 0 आएंगे। ठीक है, तो कोई भी अगर क्वेश्चन रहे उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जांपल हम दे देते हैं कि मान लिया जाए कि अगर आ जाए 2 3 -1 5 6 8 2 3 -1, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें देखा जाए कि R1 और R3 इक्वल है, R1 बराबर R3 है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू 0 लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला प्रॉपर्टी नंबर 4 कि इफ़ एनी रो और कॉलम्स बी पोस्ट ओवर M रो और M कॉलम्स, यानी कि अगर कोई भी रो को अगर मान लिया जाए एक्सचेंज करना हो, कभी होता है ना कि हमको सारा को नहीं बदलना है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को एक्सचेंज करना हो तो जितना एक्सचेंज करते हैं उतना ही -1 का पावर दे देते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि -1 के पावर m करने का मतलब है कि जितना हम रो और कॉलम को एक्सचेंज करेंगे उतना ही पावर देंगे, हमारा न्यू आ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ कह सकते हैं ऐसे कि एक हमारा वैल्यू दिया हुआ है ना। अब इसको हम लोग बता देते हैं कैसे करते हैं। जैसे मान लिया कि ये R1 है ना, ये R2 है और ये हमारा R3 है। इस तरह हम कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं, कोई ज़रूरत है नहीं। तो अगर हम क्या करेंगे कि हम R1 को अगर लिख दें, ये डेल इज इक्वल टू मान लेते हैं, तो डेल इज इक्वल टू हमारा जब वैल्यू आएंगे del1 न्यू है ना, अगर हम पोस्ट ओवर कर दें, कहने का मतलब है कि हम R1 में था A1 B1 C1 और R2 में A2 B2 C2, तो हम A2 B2 C2 को हम ऊपर लिख जाएं। अब लिखेंगे क्या, A1 B1 C1, फिर लिखेंगे A3 B3 और C3। तो हम इसमें क्या चेंज किए हैं, यानी कि हम R1 को हम क्या कर दिए कि R2 में ले आए, तो कितना एक्सचेंज हुआ, या R2 को R1 में ले आए तो भी एक ही एक्सचेंज हुए हमारे, तो -1 के पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि 2 पोस्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दूसरा देते हैं कि अगर मान लिया जाए कि ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, हम इसको पोस्ट कर दें, कहने का मतलब है कि हम कॉलम को भी कर सकते हैं, रो को भी कर सकते हैं। जैसे मान लें कि अगर हम कॉलम को कर दें, यहाँ पर इस तरह लिख दें कि C1 C2 C3 है ना, उसके बाद लिखें A1 A2 A3, उसके बाद B1
B2 B3। अब इसमें देख सकते हैं कि C1 का पोजीशन, कॉलम का पोजीशन चेंज हो गया। कॉलम का पोजीशन क्या हो गया? चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया? जो C3 था वो C1 में चला गया, यानी कि 2 पोस्ट हो गए। C3 से एक बार देखिए यहाँ पर, ये हमारे यहाँ पर आ गए, तो इसमें आ गए, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर आ गए थे, थर्ड में आ गए फर्स्ट में, 2 का एक्सचेंज हो गया ना, तो -1 के पावर हम 2 लिखेंगे। और एक और तरीका है, अगर हमको ये नहीं लेना है तो एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हमारा कोई कॉलम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज करे, या रो, कॉलम या रो, R2 या C2, R3 या C3, तो हम अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी ये चले तो ये हमेशा पॉजिटिव ही साइन लेते हैं, है ना। क्या लेंगे हम लोग? हमेशा पॉजिटिव ही साइन लेंगे। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एक्सचेंज होता है तो हम नेगेटिव लेंगे, ये भी ध्यान रख सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तो पॉजिटिव। अब देखो कैसे, एक और इस पर हम बता देते हैं, एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, जैसे A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, हम यहाँ पर कह देते हैं रो है R1 R2 R3। हम इसमें एक्सचेंज करेंगे, डेल इज इक्वल टू एक्सचेंज किए, क्या करेंगे कि A1 A2 A3 रहने देंगे, C1 C2 C3 और B1 B2 B3 कर दिए। तो अब देखिए हम क्या किए यहाँ पर, यानी कि हम R1 को R1 में ही रहने दिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसमें कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि आपको देखने में सुविधा हो। ये R1 ही रहा। अब क्या आ गया, ये R3 है, ये R3 का वैल्यू है, ये R3 आ गया हमारा। ये क्या हो गया हमारा? R2 का वैल्यू आ गया। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि हमारा जो पोजीशन था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मान लेते हैं कि अगर हमारा R1 था, R2 और R3 है, तो हमारा जो वैल्यू है क्या आ गया? R1 के बाद एक के बाद R2 नहीं होके R1 R3 हो गया, R1 से R3, यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल दिया, है ना। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं R3 R2 R1 रहते तो भी, अगर हम ऐसे होते कि R2 R3 R1 रहते तो पॉजिटिव होते हैं, या R3 R1 और R2 रहते तो भी पॉजिटिव होते हैं। लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना चल के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम लोग माइनस ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है समझ में, है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं ना है, तो इसमें कंफ्यूज ज़्यादा कीजिएगा तो सिर्फ ये प्रोसेस है कि जितना ओवर करेगा उतना ही पर हम पावर देंगे, है ना, -1 के पावर m, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं इसमें, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारे 8 9 10 प्रॉपर्टी है इसमें। तो जैसे क्वेश्चन हमारे पास है कि a इज इक्वल टू वैल्यू दे दिया है और b इज इक्वल टू दे दिया है हमारा वैल्यू। अब पूछ रहा है कि ये दोनों में हमको क्या ऑप्शन है, a बराबर b है कि a प्लस b इज इक्वल टू 0 होगा, या 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 0, या नन ऑफ दिस। तो हम देख रहे हैं कि a और b में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, एलिमेंट्स वही है, लेकिन सिर्फ रो और कॉलम का एक्सचेंज हुआ है, जैसे हमने प्रॉपर्टी में बताया। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं कि a का वैल्यू हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ADL BEM CFN। अब इसमें देख रहे हैं कि b का वैल्यू जब हमको लाना हो तो b का वैल्यू हमको लाना है LMN ABCDEF, ऐसा लाना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमको जब LMN लाना है तो इसमें क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो रो को कॉलम में जब चेंज करते हैं तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू नहीं बदलेंगे, तो हम इसको रो और कॉलम में बदल देते हैं। क्या आ जाएंगे हमारे ABCDEF LMN, ये हमारे वैल्यू आ गए। अब है कि अब देखिए यहाँ पर, अब ध्यान देना है, इसको उठा के यहाँ डालेंगे तो ये थर्ड में है, जाएंगे फर्स्ट, तो थर्ड से फर्स्ट यानी कि 2 का हो गया गैप। तो जब 2 ओवर ऊपर गए
तो -1 के पावर 2 हो जाएंगे। अब जैसे ही जाएंगे तो LMN ABC DEF ऐसे आ गए। तो जब a इज इक्वल टू हो जाएंगे -1 के पावर 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे LMN ABC DEF ऐसा है। तो अब देखिए कि ये b के बराबर है, माइनस तो आया नहीं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे b, a इज इक्वल टू b, तो सेम वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, सेम वैल्यू आ गए, है ना। ठीक है, क्योंकि ये मान और ये मान सेम है, तो a इज इक्वल टू बी, तो हम ऑप्शन लगा सकते हैं a इज इक्वल टू बी। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं इसमें। तो अगला प्रॉपर्टी है हमारा क्या कि हम अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, लेकिन याद रखना किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही नंबर को हम कॉमन कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आगे का प्रॉपर्टी यही कह रहा है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम्स इज मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर के देन के बी द कॉमन एलोंग दैट रो और कॉलम्स। तो उस रो या उस कॉलम से हम कॉमन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लिया जाए, अगर हम दे दे ए बी एक्स सी, A1 B1 X C1, फिर हो जाएगा A2 B2 X C2। तो देखिए इस थर्ड में देख रहे हैं कि थर्ड में हमारा वैल्यू सेम है x, तो हम x कॉमन कर लेंगे, तो हमारा हो जाएंगे A B C A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कॉमन कर सकते हैं। या एक मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लिया कोई अगर डेल इज इक्वल टू है, हम मान लें कि y इज इक्वल टू दे दें यहाँ पर, है ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई नंबर, अब y को मल्टीप्लाई करना है तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अपने सुविधा के अनुसार मल्टीप्लाई कीजिए। क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कभी कभी प्रूव करना होता है या कॉमन करता है, तो अपने सुविधा के अनुसार हम लोग करते हैं। तो अगर मान लें कि हमको फर्स्ट में करना है तो फर्स्ट में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेकेंड में करना है तो सेकेंड में भी कर सकते हैं। तो इसमें आप अपने सुविधा के अनुसार चलिएगा, है ना, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो y A1 y A2 y A3, तो B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमारे वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे प्रॉपर्टी चलते हैं। क्या कर रहा है कि अगर कोई रो या कोई एक कॉलम पूरे एलिमेंट्स जीरो हो जाए, किसी एक रो या किसी एक कॉलम का एलिमेंट्स पूरे जीरो हो जाए, तो डिटर्मिनेंट का मान जीरो आ जाएगा, उसको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम्स आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। जैसे मान लिया कि डेल इज इक्वल टू आ जाए ऐसे 0 0 0 4 6 8 9 1 3, तो इसको हमको सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये जीरो के बराबर होंगे। या आ जाए ऐसे 0 0 0 A B C, है ना, D E F, तो इसका वैल्यू जीरो ही आएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं 7वां नंबर प्रॉपर्टी पर। अब क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्री डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो। ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो ही आएगा। स्क्यू सिमेट्री डिटर्मिनेंट कैसे होते हैं? स्क्यू सिमेट्री डिटर्मिनेंट को ध्यान में रखना है कि होते कैसे हैं। तो इसमें हमेशा डायगोनल जीरो होंगे, ऐसे ध्यान कैसे देना है, देखिए डायगोनल जीरो होंगे। अब क्या होगा, डायगोनल के ऊपर वाला पार्ट जो लिखेंगे उसके अपोजिट जो लिखेंगे वो साइन अपोजिट होते हैं। जैसे मान लीजिए A माइनस बी और सी लिख दिए, तो जब यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी और माइनस सी। अब देखिए डायगोनल है ये, और डायगोनल के ऊपर वाला जो वैल्यू है ए माइनस बी सी, तो इसके नीचे वाले जो वैल्यू होंगे वो अपोजिट साइन होंगे, माइनस ए बी माइनस सी, तो इसका वैल्यू हमेशा जीरो ही आएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं कि अगर ऐड है किसी भी रो या किसी एक कॉलम में ऐड है, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐड किया हुआ है, तो हम इसको अलग भी कर सकते हैं, अलग ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि इसको अलग तोड़ के हम हटा सकते हैं। जिससे मान लिया जाए कि इसको अगर हमको ब्रेक करना हो तो ऐसे ब्रेक करेंगे हम, है ना, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि इस तरह हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे A1 A2
A3, B1, B2, B3। अब क्या करना है कि एक वैल्यू अगर एक पार्ट हमको लिखना है, एक पार्ट को छोड़ देना है, ऐसे, यानी कि C1, C2, C3। अब बाकी जब हम प्लस करेंगे तो आगे वाले टर्म्स जो होंगे दो वो सेम होंगे, यानी कि दो ये सेम लिखना है, A1, A2, A3, B1, B2, B3। बाकी अब क्या करेंगे, अब हम लोग कि अब जो लिए हैं वो अब हम क्या करेंगे कि इसमें अब ये वाला पार्ट हटा देंगे, तो अब बचेंगे वो वाला पार्ट लिखेंगे, यानी कि अल्फ़ा, बीटा, गामा। ये ऐसी तरह हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो हम प्लस तक आपको आज यहीं तक प्लस तक बता दिए। कल इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और प्रॉपर्टी, 2-4 प्रॉपर्टी बचे हुए हैं, इसको समाप्त करते हुए हम क्वेश्चन कुछ बनवा देंगे जो आपको सिर्फ बोर्ड के लिए हो। ठीक है, तब तक के लिए आप